अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की उत्पत्ति और विकास। तो लोकतंत्र की उत्पत्ति और विकास किस तरीके से रहा है, प्राचीन काल में लोकतंत्र किस तरीके से था, किस तरीके से लोकतंत्र का स्वरूप हमें प्राचीन काल में देखने को मिलता है, वहीं मध्य काल में लोकतंत्र का स्वरूप हमें किस तरीके से देखने को मिलता है और आधुनिक काल में लोकतंत्र का स्वरूप किस तरीके से देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र का जो व्यवहारिक स्वरूप है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। प्राचीन काल में जो लोकतंत्र था वो लोकतंत्र आधुनिक काल के लोकतंत्र की तुलना में किस तरीके से भिन्न था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले आप प्राचीन काल पे आ जाइए। तो प्राचीन काल जिसको हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई 800 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी जब रोमन साम्राज्य का पतन होता है तो इस टाइम पीरियड को हम प्राचीन काल के एरा में रखते हैं। साथ ही साथ मध्य काल को हम 476 ईस्वी जब रोमन साम्राज्य का पतन होता है वहां से उठाते हैं और साथ ही साथ 15वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध का जो बीच का समय है वहां तक के काल को हम मध्यकाल की श्रेणी में रखते हैं। मैकियावेली का जैसे हमने कई बार जिक्र किया है कि मैकियावेली जहां मध्यकाल का अंतिम विचारक के रूप में हम मैकियावेली को जानते हैं, वहीं मैकियावेली को आधुनिक काल के प्रथम राजनीतिक विचारक के रूप में हम जानते हैं। तो इस तरीके से ये मध्यकाल की जो एंडिंग है 476 ईस्वी से 15वीं शताब्दी के बीच के उत्तरार्ध के समय के काल को हम मध्यकाल के रूप में जानते हैं। वहीं आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो 15वीं शताब्दी से वर्तमान तक का जो काल है उसको हम आधुनिक काल की श्रेणी में रखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आप प्राचीन काल में आ जाइए। प्राचीन काल में लोकतंत्र किस तरीके से था। तो प्राचीन काल में लोकतंत्र अविकसित अवस्था में था, यानी प्राचीन काल में जो लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं अविकसित अवस्था में था। अविकसित अवस्था में किस तरीके से था, किस तरीके से पूरी विकसित अवस्था में प्राचीन काल में लोकतंत्र नहीं था उसको समझ लीजिए। तो प्राचीन काल में जहां प्लेटो और अरस्तू के समय विशुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली विद्यमान थी, परंतु फिर भी इस प्रणाली का जो स्वरूप था वो उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से होना चाहिए। तो प्राचीन काल में जब प्लेटो और अरस्तू का हम जिक्र करते हैं तो उस समय लोकतंत्र कहीं ना कहीं अपने वजूद में था, यानी लोकतंत्र का वजूद प्राचीन काल में हमें देखने को मिलता है। लेकिन प्राचीन काल में लोकतंत्र कहीं ना कहीं क्या था, प्रत्यक्ष और विशुद्ध रूप में नहीं था। तो प्राचीन काल में लोकतंत्र क्या था, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। प्राचीन काल में जो राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप था वो मुख्यतः 3 भागों में हमें परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। यानी हम राजनीतिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं। राजनीतिक संस्थाओं का मतलब क्या है, मैं राजनीतिक संस्था शब्द यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि राजनीतिक संस्था वहां पे जो प्राचीन जो नगर राज्य यूनान के थे तो सभी पूरे नगर राज्यों में कहीं ना कहीं एक प्रकार की सत्ता नहीं थी। कहीं पे कुलीन तंत्र था, कहीं पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, कहीं पे राजतंत्र था। अलग अलग प्रकार के फीस हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब हम यूनान के इतिहास की बात करते हैं तो यूनान के इतिहास में हम देखते हैं कि जैसे माया सभ्यता का हम जिक्र करते हैं, 2000 ईसा पूर्व की हम बात करते हैं, फिर एनुलियन सभ्यता आती है। तो यानी यूनान का जो इतिहास रहा है, यूनान के इतिहास में बहुत सारे बाहर के लोगों ने आक्रमण किया है और उन लोगों ने यूनान पे अपना कब्जा जमाया है। मैं जब प्लेटो और अरस्तू पढ़ाऊंगा तो उस दौरान में यूनान के पूरे इतिहास को बताऊंगा। मैं मोटा मोटा आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पे राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप अलग था, इसलिए मैं राजनीतिक संस्था शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि अलग अलग प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया वहां पे होती थी। कहीं पे गुटतंत्र था तो कहीं पे इस तरीके का था। तो वहां पे जब यूनान में जब बाहर के लोगों ने अटैक किया, उन लोगों ने यूनान में वो लोग बसे तो उन्होंने अपनी जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो अपने हिसाब से उन्होंने क्या करी, संचालित की। तो इस तरीके से हमें यूनान में कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है। कहीं पे हमें राजतंत्र देखने को मिलता है, कहीं पे हमें लोकतंत्र के बीज भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ कुलीन तंत्र और गुटतंत्र की प्रणाली भी हमें वहां पे विद्यमान देखने को मिलती है। तो प्राचीन काल में जो राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है वो मुख्यतः 3 भागों में हम इसको समझ सकते हैं कि 3 भागों में था यूनान में। प्लेटो और अरस्तू के समय पे क्या था, यहाँ पे पहले तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पे ज्यादा मात्रा में था। साथ ही साथ ये कुलीन तंत्र में कन्वर्ट हो जाता था और फिर गुटतंत्र में कन्वर्ट हो जाता था। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस तरीके से था प्राचीन यूनान में, वहां पे लोग क्या करते थे कि अपने सत्ता के संचालन के लिए, यानी जो लोग हैं वो लोग कम्युनिटी में रहते थे और अपने ऊपर शासन करने के लिए वो क्या करते थे, पहले नीति बनाते थे। वो लोग खुद नीति बनाते थे और उस नीति पे काम करने के लिए वो खुद अपने साथ के लोगों में से किसी को चुनते थे। कहने का मतलब क्या है कि पहले वो खुद नीति बना रहे हैं और उस नीति के संचालन के लिए अपने में से किसी बंदे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या किसी बंदे को चुन रहे हैं। तो यानी क्या था, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भी यही होता है। वर्तमान में हम लोकतंत्र में क्या देखते हैं, वर्तमान में हम ये देखते हैं कि भाई जनता क्या करती है, अपना जो नेता है उसको चुनती है और वो नेता फिर उन पे क्या करता है, शासन करता है। जैसे अभी हमने अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन में भी देखा कि भाई जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई जनता पहले क्या करती है,
अपने प्रतिनिधि को चुनती है और जनता अपनी इच्छा से अपने प्रतिनिधि को चुनती है, फिर वो उन पे शासन करता है, और अगर वो सही तरीके से शासन नहीं करता है तो फिर वो उसको उठा करके दूसरे बंदे को बिठा देते हैं। तो यहां पर भी इसी तरीके की प्रणाली हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, बशर्ते ये एक बहुत बड़ी छोटे स्तर में हमें देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहां पे उस समय विद्यमान था। किस तरीके से था ये मैं बता चुका हूं कि कहीं ना कहीं क्या था, लोग वहां पे बहुत सारे गुटों में डिवाइड होते थे और अपने गुट का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वो नीति नियम खुद बनाते थे अपने आप से, और उस नीति के संचालन के लिए वो क्या करते थे, उस शक्ति पे उस बंदे को भी क्या करते थे, अपने में से चुनते थे। तो इस तरीके से लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है। अब यहां पे लोकतंत्र तो था, लेकिन इन लोगों में से जो लोग सत्ता पे अक्सर बैठते थे वो कौन थे? तो वो लोग होते थे जो मिष्टभाषी होते थे, जो बहुत चालाक होते थे, चतुर होते थे। वो लोग क्या करते थे, जनसाधारण को अपनी बातों से बहला फुसला करके उनसे सत्ता ले लेते थे। कहने का मतलब यह है कि आप तेज हैं, आप चालाक हैं, और आपने बोल दिया, आपने अपने पक्ष जनता के सामने रख लिए कि भाई मैं बनूंगा तो मैं इस तरीके से करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लोगों ने और आम जनता ने उस पर ट्रस्ट किया, क्योंकि आम जनता ज्यादा साधारण थी, वो लोग उससे थोड़ा चालाक थे। तो इसलिए कुछ लोग यहां पे लगातार इस तरीके से सत्ता पे बैठने स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे जब लगातार, इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज आपको और बता देता हूं कि लोकतंत्र तो था, लेकिन उस लोकतंत्र में कहीं ना कहीं मैंने जिक्र किया कि भाई कुछ ऐसे विशिष्ट लोग थे या अभिजात लोग थे जो लोगों को गुमराह करके बार बार सत्ता हथियाते थे। तो वो लोग कौन थे? तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा बताना चाहूंगा कि 431 से 404 ईसा पूर्व एथेंस और स्पार्टा के बीच युद्ध होता है। तो उस युद्ध में जीतता है स्पार्टा। स्पार्टा जब इस युद्ध में जीत जाता है तो एथेंस पे उसका कब्जा होता है, किसका? स्पार्टा का। ऐसी स्थिति में जो एथेंस में जो पुराने अभिजात तंत्र था, जो बहुत ज्यादा ईमानदार था, उसका ह्रास हो जाता है और नया अभिजात तंत्र स्टेबल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं तो यही वो अभिजात तंत्र है जो कहीं ना कहीं क्या करता था, जो मिष्टभाषी था, बहुत ज्यादा चालाक था और लोगों को गुमराह करता था। ये जो नया अभिजात तंत्र जो यहाँ पे स्टेबल हुआ था स्पार्टा के युद्ध के बाद, और पुराने अभिजात तंत्र का जो ह्रास हुआ था, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को एक स्वार्थ सिद्ध करने वाली और शक्ति हासिल करने वाला तंत्र मानता था। यानी वो उनका एक लोकतंत्र के बारे में इस तरीके का दृष्टिकोण था, जो ये नया अभिजात तंत्र स्थापित हुआ था, उसका मानना था कि भाई लोकतंत्र कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्धि या कहीं ना कहीं शक्ति को हथियाने का एक तंत्र है और इसको जैसे तैसे आप हथिया लो। तो इस तरीके की मानसिकता उनकी थी, इसीलिए वो क्या करते थे, आम जनता को गुमराह करते थे और आम जनता को गुमराह करने के बाद वो लगातार सत्ता में आते थे। जब प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से होती थी, लेकिन एक ही प्रकार के लोग जब सत्ता में आते थे तो फिर वो लोकतंत्र कन्वर्ट हो जाता था, कुलीन तंत्र में कन्वर्ट हो जाता था। कुलीन तंत्र में कैसे कन्वर्ट हो जाता था? क्योंकि यूनान में सत्ता पर काबिज होने वाले लोग अक्सर अभिजात श्रेणी के ही होते थे, जिन्हें अरस्तु ने भी कुलीन तंत्र की श्रेणी में रखा। मैं जैसे आपको बता चुका हूं कि भाई यही लोग थे जो लगातार सत्ता में बैठते थे, और यानी किसी एक ही वंश के लोग बैठ रहे हैं, किसी एक ही श्रेणी के लोग बैठ रहे हैं, तो लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र तो कहीं ना कहीं सबकी सहभागिता को स्वीकार करता है। तो इस तरीके से प्रक्रिया तो लोकतांत्रिक तरीके से हो रही है, चयन लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, लेकिन जाने वाला अक्सर क्या होता था, वही वर्ग होता था, इसलिए ये लोकतंत्र कुलीन तंत्र में कन्वर्ट हो जाता था। जब ये लोग कुलीन तंत्र में बैठते थे तो अपने स्वार्थ और अपने विचारधारा या अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो शक्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे, तो फिर ये कुलीन तंत्र गुट तंत्र में कन्वर्ट हो जाता था। अब सपोज एक ही वंश के लोग बैठे हुए हैं, तो अपने वंश के जो हित हैं उनको साधने की चेष्टा करेंगे। जब वो अपने वंश के हित को साधने की चेष्टा करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, गुट तंत्र होगा। गुट का मतलब एक पर्टिकुलर उनके वंश का एक गुट बन गया। तो इस तरीके से ये कुलीन तंत्र अब गुट तंत्र में कन्वर्ट हो जाता था। तो इस तरीके से प्राचीन काल में लोकतंत्र का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें जो प्राचीन काल में जो लोकतंत्र था, यहाँ पे अक्सर कुलीन तंत्र स्थापित होता था। जैसे मैं इसकी रिपीटिशन बता चुका हूं किस तरीके से होता था। इसी आधार पर प्लेटो के द्वारा लोकतंत्र की बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म की गई। प्लेटो ने भी लोकतंत्र का इसी तरीके से क्रिटिसिज्म करी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों की सहभागिता को स्वीकार न करके किसी विशेष वर्ग के हाथों में ही सत्ता आ जाती थी। तो इस तरीके से प्लेटो क्रिटिसिज्म करते हैं। साथ ही साथ अरस्तु द्वारा शासन प्रणालियों का जब वर्गीकरण किया जाता है, 158 देशों का संविधान का जब वर्गीकरण करता है अरस्तु, तो अरस्तु ने उस वर्गीकरण में लोकतंत्र को एक भ्रष्ट शासन प्रणाली की श्रेणी में रखा। क्यों रखा? इसी कारण, क्योंकि ये जो राजनेता थे या विशेष प्रकार के जो कुलीन तंत्र थे, जिनको हम अभिजात
वर्ग बोलते थे, ये कहीं ना कहीं इसी मानसिकता से सत्ता को हथियाने की कोशिश करते थे। और लोकतंत्र के प्रति उनका जो नजरिया था वही था कि भाई कहीं ना कहीं शक्ति का प्रयोग करो और अपनी स्वार्थ की पूर्ति करो, भाई यही लोकतंत्र है। तो इन्हीं लोगों की उस प्रकार की इन लोगों का जो भ्रष्ट चरित्र था, उन चरित्र के हिसाब से जो एथेंस में जो अरस्तु ने भी जो उसका जो मूल्यांकन किया लोकतंत्र का, तो उसको लगा ये तो बहुत ज्यादा भ्रष्ट शासन प्रणाली है। तो इस आधार पे उसने शासन के वर्गीकरण में इसको भ्रष्ट शासन प्रणाली के आधार पे वर्गीकृत किया था। अब ये तो रही प्राचीन काल की बात। तो प्राचीन काल में साथ ही साथ हम देखते हैं कि भाई प्लेटो इसका क्रिटिसिज्म करता है और इस तरीके से अरस्तु भी क्रिटिसिज्म करता है। फिर एक वाल्टर एगार्ट के द्वारा प्राचीन काल में एक पुस्तक लिखी गई, वो बोलते हैं कि भाई उनकी एक पुस्तक थी व्हाट डेमोक्रेसी मेंट टू द ग्रीक। ये इस पुस्तक में लिखते हैं कि भाई इन्होंने बताया कि एथेंस में केवल 18 वर्ष से ऊपर के आय वाले पुरुष को ही नागरिकता के अधिकार उस समय प्राप्त थे। साथ ही साथ वहां पे विदेशी गुलाम स्त्रियां, वो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जो एथेंस की कुल जनसंख्या के 90% थे, वो नागरिक नहीं होते थे। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? यानी प्राचीन काल में ये लोकतंत्र तो था, लेकिन वाल्टर एगार्ट अपनी एक पुस्तक लिखते हैं व्हाट डेमोक्रेसी मेंट टू द ग्रीक। इसमें ये बोलते हैं कि प्राचीन जो यूनान था वहां पर सिर्फ और सिर्फ नागरिकता के अधिकार किसको थे? 18 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को ही। अब 18 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को नागरिकता के अधिकार थे। साथ ही साथ इसमें जो विदेशी गुलाम और स्त्रियां होती थी उनको नागरिकता बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी। तो यानी इस प्रकार से जो कुल जनसंख्या का 90% भाग 18 वर्ष से कम आय के बच्चे होते थे, जिनमें महिलाएं होती थी, जिनमें गुलाम होते थे और विदेशी होते थे, वो नागरिकता के अधिकार से वंचित थे। तो कुल मिलाकर के 10% लोग ही ऐसे थे जिनकी सहमति से वहां पे लोकतंत्र स्थापित होता था। तो इस प्रकार से हम यहां पे देख सकते हैं कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं पूर्ण लोगों की सहभागिता पर आधारित नहीं था, कुछ लोगों की सहभागिता के आधार पे ही चलता था। जैसे यहां पे वाल्टर एगार्ट कहते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ही थे जिनकी सहभागिता के आधार पे ही लोकतंत्र चलता था। तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल भी जनतंत्र नहीं कह सकते हैं। तो इसी आधार पे प्राचीन काल में लोकतंत्र अविकसित अवस्था में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि लोकतंत्र के छोटे मोटे बीज तो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे वो प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और साथ ही साथ चुनाव करने के बाद उस पे सत्ता पे भी अपने आप से ही लोगों को बिठाते हैं वहां पे। तो ये तो लोकतंत्र के बीज तो थे, लेकिन आगे बढ़कर के ये जो प्रक्रिया थी ये लोकतांत्रिक तरीके से हमें देखने को नहीं मिलती है, जहां नागरिकता के संदर्भ में एगार्ट इस तरीके की बात करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि भाई कुलीन तंत्र और गुटतंत्र में ये प्रक्रिया कन्वर्ट हो जाती थी। तो ये तो रहा प्राचीन काल में लोकतंत्र की स्थिति पे, इस तरीके से लोकतंत्र का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं मध्यकाल पे। तो मध्यकाल में लोकतंत्र का स्वरूप बहुत बड़ी संकटमय अवस्था से हमें देखने को मिलता है। यानी जो मध्यकाल है 476 ईस्वी से और 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बीच, यहाँ पे लोकतंत्र कहीं ना कहीं हमें संकटमय अवस्था से लोकतंत्र गुजरता हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जब रोमन साम्राज्य का पतन होता है तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद सामंतवाद का उदय होता है। सामंतवाद जैसे आप जानते हैं कि भाई मध्यकाल में सामंतवाद का उदय होता है। अब सामंतवाद के उदय के साथ साथ थोड़ा इस चीज को समझ लीजिए कि भाई सामंतवाद का उदय कब होता है। सामंतवाद रोम में 9वीं शताब्दी में पनपता है और इंग्लैंड में जब नॉर्मन वंश पर आक्रमण होता है 11वीं शताब्दी में, तो 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच सामंतवाद अपने विशेष चरम पे देखने को मिलता है। ये चीज समझ में आ गई। यानी सामंतवाद जब आता है 9वीं शताब्दी में आता है और साथ ही साथ इंग्लैंड में जब नॉर्मन कोई वंश है उस वंश का आक्रमण इंग्लैंड में होता है 11वीं शताब्दी में, उस समय अपने चरम पे पहुंचता है। यानी 9वीं शताब्दी में उत्पन्न होता है, 11वीं शताब्दी में पूरी तरीके से फल फूलता में दिखाई देता है सामंतवाद। अब सामंतवाद क्या था इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सामंतवाद के तहत उस समय मध्य युग में राजतंत्र की प्रक्रिया थी। राजा होता था, राजा होने के साथ साथ राजा के कुछ मंत्री होते थे जिनको हम दरबारी बोलते थे, मंत्री दरबारी कुछ भी कह लो। मध्यकाल में एक इस तरीके का बोलबाला था, क्योंकि धर्म का अपना बोलबाला था। तो मध्यकाल में एक इस तरीके का कंसेप्ट था कि जो राजा जिस एरिया में रहता है उसकी पूरी वो संपत्ति राजा की ही होगी, क्योंकि निजी संपत्ति का बिल्कुल भी उस समय प्रादुर्भाव हमें देखने को नहीं मिलता है। मध्यकाल में निजी संपत्ति का भाव नहीं था, तो पूरी संपत्ति किसकी होती थी? राजा की होती थी। अब राजा किसी एक जगह पे राज कर रहा है और वो सारी संपत्ति उसकी है, तो वो उस संपत्ति का क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता है,
क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति का राजा क्या करेगा। तो राजा उस संपत्ति के संचालन के लिए अपने मंत्री को क्या करता था, उसका जिम्मा सौंपता था। मध्यकाल में बोलता था कि आपने इस पे काम करवाना है। अब मंत्री कुछ ठेकेदार होते थे जिनको हम सामंत कहते हैं। मंत्रियों ने बहुत सारे ठेकेदारों को वो जमीन बांट दी कि भाई आप इस पे कृषि करो, जिनको हम सामंत कहते हैं। अब सामंतों ने क्या करा, मंत्रियों ने सामंतों को पट्टों में वो जमीन दे दी कि भाई इतने एरिया पे आप क्या करोगे, कृषि करोगे। अब कृषि वो उनको राइट मिल गया कृषि करने का, तो वो कृषि किससे करवा रहे हैं, कृषक मजदूरों से। तो कृषक मजदूरों से वो मजदूरी करवाते थे। कैसे मजदूरी करवाते थे, इनके साथ वो सौदेबाजी करते थे। सौदेबाजी किस तरीके से करते थे, ये बोलते थे कि भाई आपने इस क्षेत्र में क्या करना है, काम करना है इस पर्टिकुलर एरिया पे। यानी अगर मैं सामंत हूं, मेरे अंडर जो कृषि मजदूर हैं वो बोलेंगे कि भाई, मैं बोलूंगा कि आपने मेरे अंडर ही काम करना है, डेली आप काम करोगे, इससे बाहर आप कहीं काम नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ आप जो कृषि मजदूर वहां पे उत्पादन करते थे, उन कृषि मजदूरों के उत्पादन का जो संपूर्ण हिस्सा था वो किसके हाथ में जाता था, सामंत सरदारों के हाथ में जाता था। और सामंत सरदार अपनी स्वेच्छा से इनके लिए दैनिक दिनचर्या चलाने के लिए कुछ उत्पादन प्रोवाइड करते थे। इनको सामंत सरदार इतना कम हिस्सा देते थे कि इन विचारों की दैनिक गतिविधि भी इस पे निर्वहन नहीं हो पाती थी। यानी इनकी बेसिक जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती थी, ये दीनहीन अवस्था में बंधे रहते थे। तो इस तरीके से संपत्ति का पूरा हिस्सा सामंतों के पास आता था और सामंत इसको क्या करते थे, मार्केट में बेचते थे। अब सामंत जब इस उत्पादन को मार्केट में बेचते थे तो आर्थिक शक्ति किसके हाथों में थी, सामंतों के हाथों में थी। तो इस तरीके से सामंत क्या हो गए, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। तो मध्यकाल में कहीं ना कहीं राजा और सामंत बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगे। सामंत इसलिए पावरफुल होने लगे क्योंकि सामंत सरदारों के पास कहीं ना कहीं क्या थी, आर्थिक शक्ति उनके हाथ में आ गई थी। अब सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट की सारी पावर आपको दे दी जाएगी तो आप ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो धीरे धीरे ये इतने पावरफुल हो गए, 12वीं 13वीं शताब्दी में ये राजाओं को भी टक्कर देने लगे, इतने पावरफुल हो गए। सामंतवाद क्या था ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इस तरीके से ये सामंतवाद प्रणाली मध्य युग में देखने को मिलती थी। तो सामंतवाद का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि विशेष अधिकार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सामंतों को और राजा के पास थे। साथ ही साथ जो उसके सेनापति थे, दरबारी थे और नवाब थे, रईस थे, कुछ इस प्रकार के जो एलीट वर्ग के लोग थे उनके पास ही सत्ता थी। यानी विशेष अधिकार उनको ही थे। जनसाधारण इनके क्या थे, चालक थे। चालक सिर्फ और सिर्फ कोल्हू का बैल जैसा होता है। तो इस तरीके का कंसेप्ट हमें मध्यकाल में देखने को मिलता है। जब सामंतवाद 11वीं शताब्दी में अपने चरम पे पहुंचता है तो फिर 1960 में इंग्लैंड में एक पट्टादारी उन्मूलन कानून लाया जाता है और पट्टादारी उन्मूलन के कानून लाने के बाद से ही सामंतवाद का अंत हमें देखने को मिलता है मध्यकाल में। तो ये हमने मध्यकाल में सामंतवाद का जिक्र किया कि किस तरीके से पनपा, 9वीं शताब्दी में आया, 11वीं शताब्दी में चरम पे पहुंचा और साथ ही साथ 1960 में सामंतवाद पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म होता हुआ हमें प्रतीत होता है क्योंकि 1960 में इंग्लैंड में पट्टादारी उन्मूलन अधिनियम लाया जाता है। तो इस तरीके से हमने मध्यकाल में देखा कि सिर्फ और सिर्फ विशेष अधिकार राजा और सामंतों के पास थे और जनसाधारण बिल्कुल भी क्या नहीं थे, इनके पास सहभागिता नहीं थी और साथ ही साथ इनके पास कुछ ऐसे विशेष अधिकार नहीं थे। इसलिए लोकतंत्र का जो अस्तित्व है वो मध्यकाल में हमें संकटमय अवस्था से देखने को मिलता है, गुजरते हुए देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र यहाँ पे अपने अस्तित्व के लिए तड़पता है, वो हमें प्रतीत होता है मध्यकाल में। तो ये तो रहा मध्यकाल में लोकतंत्र का कंसेप्ट। अब आ जाते हैं हम आधुनिक काल में। आधुनिक काल की हम बात करते हैं तो आधुनिक काल में लोकतंत्र का वास्तविक और व्यवहारिक स्वरूप हमें देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। हम सबसे पहले आधुनिक काल में बात करते हैं 16वीं शताब्दी की। तो 16वीं शताब्दी में जैसे हम जिक्र करते हैं कि भाई राष्ट्र राज्यों का उदय हमें देखने को मिलता है। राष्ट्र राज्यों का उदय हमें इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन में शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना के रूप में दिखता है। यानी 16वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्र राज्यों का उदय का मतलब यह है कि उस समय राष्ट्र का विचार आया कि भाई राष्ट्र होना चाहिए और उस राष्ट्र में एक शक्तिशाली राजा होना चाहिए, क्योंकि मैकियावेली भी कहीं ना कहीं इटली को जो 5 भागों में इटली विभाजित था, मैकियावेली भी उसको जोड़ने के लिए एक बहुत ज्यादा पावरफुल राजा की डिमांड करते हैं। जब आप मैकियावेली पढ़ेंगे तो उसकी थियरी में हम ये चीज समझेंगे कि मैकियावेली भी इसी चीज की डिमांड कर रहा था और धीरे धीरे जब इस प्रकार का विचार पनपने लगा तो 16वीं शताब्दी में मैकियावेली जैसे विचारकों के विचार हमें कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से सही होते हुए साबित दिखे।
यहां पे हमने देखा कि 16वीं शताब्दी में राजसाजियों का उदय होता है और इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन में शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना होती है। यानी इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन ऐसे देश थे जिनमें क्या देखने को मिला, हमें बहुत ज्यादा पावरफुल राजा उस समय देखने को मिले, जिन्होंने राजसाज्य की थियरी को स्टेबल किया। उसके बाद राजतंत्र की स्थापना होने के बाद सामंतों का अंत हमें देखने को मिलता। अब सामंतों का अंत कैसे हुआ? इन शक्तिशाली निरंकुश राजाओं ने सामंतों को पूर्णतः कुचल दिया और धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में भी ये हस्तक्षेप करने लगे। यानी हम जैसे हमने मध्यकाल में जिक्र किया कि भाई कहीं ना कहीं सामंतवाद अपने चरम पे था, लेकिन सामंतवाद का अंत हम 1960 में पट्टादारी उन्मूलन से मानते हैं, लेकिन इससे भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। ये एक नियम बनाया गया था, आप तो जानते ही हैं कि किसी भी नियम को लागू करने में काफी समय लगता है, क्योंकि चीजें धीरे धीरे कैसे क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो इसी प्रकार से सामंतवाद के बीज फिर भी यहाँ दिखाई देते थे, जिनको पूर्ण तरीके से कुचला किसने? शक्तिशाली राजाओं ने, निरंकुश राजाओं ने। राजसाज्य के उदय के बाद जब इन्होंने सामंतवाद को कुचला तो फिर राजाओं ने क्या करा कि बहुत ज्यादा अपनी मनमर्जी करने स्टार्ट करी। वो ज्यादा ही पावरफुल होगी, ज्यादा ही निरंकुश हो गए, और जब राजा अत्यधिक निरंकुश हो गए तो इसके बाद सामंतवाद के खत्म होने के बाद राजा को चुनौती किसने दी? व्यावसायिक वर्ग ने चुनौती दी। तो इस तरीके से राजा को चुनौती देने के रूप में पहली बार व्यावसायिक वर्ग का प्रादुर्भाव हमें आधुनिक काल में देखने को मिलता है। तो आधुनिक काल में लास्ट में हमने जिक्र किया था कि भाई राजाओं की जो निरंकुश सत्ता थी, जब राजाओं के द्वारा अत्याचार किए जाने लगे आधुनिक युग में, तो उनकी निरंकुशता को चुनौती देने के लिए सामंतवाद के रिप्लेसमेंट की जगह के तौर पे कहीं ना कहीं व्यावसायिक वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। और व्यावसायिक वर्ग के प्रादुर्भाव होने के बाद उन्होंने पहली बार इन निरंकुश राजाओं की सत्ता को चुनौती देना स्वीकार किया। जब इस व्यावसायिक वर्ग ने इन निरंकुश राजाओं की सत्ता को चुनौती देना शुरू करा, तो राजा को व्यावसायिक वर्ग की चुनौती के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के व्यवहारिक स्वरूप के बीच सबसे पहले में देखने को मिले। कहने का मतलब यह है कि जब ये व्यावसायिक वर्ग, क्योंकि ये व्यावसायिक वर्ग आम जनमानस में से ही थोड़ा सा कुछ पावरफुल लोग थे जो व्यावसायिक वर्ग के रूप में उस समय विद्यमान थे, तो इन लोगों ने यानी जनता के कुछ प्रतिनिधित्व या जो जनता में जो लोग थोड़ा ज्यादा कुशल थे, बौद्धिक रूप से सक्षम थे, उन लोगों ने ही निरंकुश राजाओं की सत्ता को चुनौती देना स्वीकार किया। और जब इन निरंकुश सत्ता को इन व्यावसायिक वर्ग के द्वारा चुनौती देना स्वीकार किया गया, तो इसके परिणाम स्वरूप से हमें लोकतंत्र के बीच कहीं ना कहीं पनपते हुए दिखाई दिए। अब यहां से लोकतंत्र का प्रादुर्भाव होने की दिशा में कहीं ना कहीं हमें आधुनिक काल में परिस्थितियां देखने को मिली। तो ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं अब लोकतांत्रिक तरीके से शासन प्रणाली को चलाने के संदर्भ में एक संकेत था आगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जब इस व्यावसायिक वर्ग के द्वारा उनकी सत्ता को चुनौती देने की बात की गई, तो धीरे धीरे फिर लोकतंत्र का स्वरूप आगे बढ़ता गया। और इसके बाद हमें राजा और प्रजा के बीच संघर्ष की शुरुआत सर्वप्रथम में जेम्स प्रथम 1603 से 1625 और चार्ल्स प्रथम 1625 से 1649 के विरुद्ध देखने को मिलती है। यानी कि चार्ल्स प्रथम और जेम्स प्रथम वो सबसे पहले निरंकुश राजा थे जिन निरंकुश राजाओं की सत्ता को जनता ने व्यवहारिक रूप से ललकारा, और इनकी पराजय कहीं ना कहीं इस संघर्ष में जनता और राजा के बीच जो संघर्ष हमें देखने को मिलता है 1603 से 1625 ईस्वी सर्वप्रथम जेम्स प्रथम के शासनकाल में जनता और राजा के बीच संघर्ष हमें देखने को मिलता है। उसके बाद चार्ल्स प्रथम 1625 से 1649 के बीच, इन दोनों समय अवधियों में हमें जनता और राजा के बीच यानी इन राजाओं के विरुद्ध जनता ने संघर्ष किए और इन राजाओं की पराजय हुई। उसके परिणाम स्वरूप हमें कहीं ना कहीं जन संसद या जनतंत्र का स्वरूप हमें उस समय देखने को मिला। उसके बाद सन 1649 में जेम्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दिया गया इसी परिप्रेक्ष्य में, जिसके पश्चात 1649 से 1660 तक इंग्लैंड में गणतंत्र शासन पूरी तरीके से क्या हो गया, स्थापित हो गया। कहने का मतलब क्या है कि इसी संघर्ष का दौर, जनता और राजा के संघर्ष का दौर हमें और आगे देखने को मिला, और यह संघर्ष का दौर चला 1649 ईस्वी में जब जेम्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स प्रथम को जनता के द्वारा मृत्युदंड दिया गया। और उसके पश्चात यानी चार्ल्स प्रथम की मृत्यु के पश्चात 1649 से 1660 ईस्वी में हमें सर्वप्रथम इंग्लैंड में गणतंत्र की स्थापना देखने को मिलती है, यानी लोगों का शासन देखने को मिलता है। उसके पश्चात जब 1660 तक की समय अवधि में गणतंत्र स्थापित होता है, परंतु 1960 के बाद फिर से वहां पे फिर निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो जाता है। तो ये तो रहा
16वीं शताब्दी के बीच का काल कि भाई व्यावसायिक वर्ग का जब प्रादुर्भाव हुआ और व्यावसायिक वर्ग ने निरंकुश राजाओं की सत्ता को चुनौती दी, तो इन निरंकुश राजाओं की सत्ता को चुनौती देने के परिणाम स्वरूप ही जनता और राजा के बीच संघर्ष की परिस्थितियां बनी। इन संघर्षों को व्यवहारिक रूप कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले 1603 और 1625 और साथ ही जेम्स प्रथम, दूसरा चार्ल्स प्रथम 1625 और 1649 के शासनकाल में देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं जो जनता का संघर्ष राजाओं के प्रति किया गया वो थोड़ा सा सफल होते हैं और वहाँ पे जन संसद की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इसका आगे जो व्यवहारिक स्वरूप है वो कहीं ना कहीं 1649 ईस्वी में जब जेम्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दिया जाता है, तो फिर 1649 से 1660 के बीच में हमें कहीं ना कहीं गणतंत्र पूरी तरीके से इंग्लैंड में स्थापित होता हुआ प्रतीत होता है, दिखता है। उसके बाद फिर से 1660 के बाद से फिर वहां पे राजतंत्र स्थापित हो जाता है। राजतंत्र की स्थापना के बाद फिर यही संघर्ष का दौर आगे चलता जाता है और इस संघर्ष का दौर हमें देखने को मिलता है फिर 1668 में। 1668 में इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति होती है और गौरवमयी क्रांति के परिणाम स्वरूप से वहां पे गणतंत्र हमेशा के लिए स्थापित हो जाता है। अब थोड़ा सा गौरवमयी क्रांति को समझ लीजिए कि गौरवमयी क्रांति क्या थी। तो 1668 में क्या होता है कि उस समय इंग्लैंड में जो सम्राट थे वो जेम्स द्वितीय वहां पे शासन कर रहे थे। 1668 की मैं बात कर रहा हूं, हम गौरवमयी क्रांति को समझ रहे कि गौरवमयी क्रांति क्या है। तो 1668 में इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय शासन कर रहे थे और जेम्स द्वितीय की जो पुत्री थी वो थी मैरी और उनकी हस्बैंड थे विलियम ऑफ ऑरेंज। तो जेम्स मैरी एंड विलियम ऑफ ऑरेंज जो उनके दामाद थे, जेम्स द्वितीय की पुत्री और दामाद, इन्होंने क्या किया, लोगों ने संघर्ष जब किया तो इन्होंने लोगों की इस बात को स्वीकारा और संसदात्मक तरीके से शासन प्रणाली को स्वीकार करने की उन्होंने सबसे सर्वप्रथम बात की। उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, हम लोग राजा तो रहेंगे लेकिन जो शासन प्रणाली है वो संसदात्मक तरीके से चालू होगी। तो इस तरीके से ये गौरवमय क्रांति के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं इंग्लैंड में पूरी तरीके से लोकतंत्र क्या हो गया, स्थापित हो गया। अब हमने जिक्र किया था कि आधुनिक काल में जो निरंकुश राजतंत्र थे और साथ ही साथ जो जनता थी, निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ जनता ने उसको चुनौती दी। तो 16वीं शताब्दी में हमने जैसे जेम्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम, इन राजाओं, निरंकुश राजाओं का जिक्र किया और इन राजाओं के जिक्र के साथ साथ हमने ये भी देखा कि भाई जनता ने इनके साथ संघर्ष करके इनकी सत्ता को उखाड़ फेंका और इस तरीके से धीरे धीरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रादुर्भाव हमें देखने को मिला। लेकिन व्यवहारिक तौर पर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया काफी दूर थी, सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के व्यवहारिक स्वरूप की तरफ हम अग्रसर उस संघर्ष में हो रहे थे। उसके बाद हमने बात की थी भाई कि गौरवमय क्रांति हुई। गौरवमय क्रांति का हमने जिक्र किया था 1668 ईस्वी में। तो गौरवमय क्रांति के बाद पहली बार इंग्लैंड में क्या हो गया, राजतंत्र की स्थापना की जगह गणतंत्र की स्थापना हुई और इस तरीके से पहली बार गणतंत्र को एक व्यवहारिक स्वरूप हमें देखने को मिला। लेकिन गणतंत्र यानी लोकतंत्र का जो व्यवहारिक स्वरूप गौरवमय क्रांति के बाद हमें देखने को मिला उसमें भी बहुत सारी खामियां थी। अभी अधिकारों का जिक्र नहीं किया गया था, तो इस तरीके का कंसेप्ट नहीं था, यानी एक आधी अधूरी संकल्पना भी गौरवमय क्रांति के दौरान लागू की गई थी लोकतंत्र के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं इसी चरण में आगे जॉन लॉक का 1632 से 1704 के बीच जिनके जन्म को हम मानते हैं। तो जॉन लॉक ने इंग्लैंड की गौरवमय क्रांति जो आपकी 1668 ईस्वी में होती है के अवसर पर यह विचार व्यक्त किया कि मनुष्य के कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं जिन्हें उनसे कोई नहीं छीन सकता, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का विशेष स्थान है। गौरवमय क्रांति के बाद जॉन लॉक एक प्रसिद्ध विचारक हैं जिन्होंने गौरवमय क्रांति के अवसर पर ही एक इस प्रकार का विचार व्यक्त किया कि व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं और ये व्यक्ति के जन्म से होते हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि भाई जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है और इन अधिकारों को व्यक्ति से कोई नहीं छीन सकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की सत्ता क्यों ना हो। तो इस प्रकार से जॉन लॉक वो पहले विचारक थे जिन्होंने कहीं ना कहीं व्यक्ति के अधिकारों की बात की। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इसी चरण में 1679 में इंग्लैंड में अधिकार घोषणा पत्र बिल ऑफ राइट्स की क्या हुई, स्थापना की गई। 1679 ईस्वी में इंग्लैंड में जब बिल ऑफ राइट्स की स्थापना की गई तो बिल ऑफ राइट्स में भी जो लॉक के द्वारा जो अधिकारों की बारे में बात की गई थी, इन्हीं अधिकारों के संदर्भ में बिल ऑफ राइट्स में भी कुछ चीजें हमें देखने को मिली। साथ ही साथ बिल ऑफ राइट्स में जो आपका 1679 ईस्वी में स्थापित हुआ इंग्लैंड में
जिसकी स्थापना की गई, उसमें भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। बिल ऑफ राइट्स में जो मुख्य सिद्धांत थे वो 3 सिद्धांतों का जिक्र किया गया था उस समय। कौन कौन से थे? इसमें नंबर 1 सिद्धांत था कि कानून का स्थान सर्वोपरि है और कानून से ऊपर कोई भी संस्था नहीं है, यानी कानून की सर्वोच्चता का जो भाव है वो कहीं ना कहीं हमें सर्वप्रथम बिल ऑफ राइट्स से हमें देखने को मिलता है, जो आपका 1679 ईस्वी में इंग्लैंड में स्थापित किया गया। दूसरा जो सिद्धांत था बिल ऑफ राइट्स का वो था राजा जनता का प्रतिनिधित्व है ना कि ईश्वर का। यानी राजा का मतलब यहां पे किस राजा से है? जो भी व्यक्ति सत्ता में बैठा है, चाहे वो राजा है, चाहे वो लोकतांत्रिक तरीके से बैठा हुआ है, चाहे वो राजतंत्रात्मक तरीके से बैठा हुआ है। तो यानी सत्ता में जो बंदा बैठा है वो किसका प्रतिनिधित्व है? जनता का है ना कि ईश्वर का है। क्योंकि मध्यकाल में हम इस तरीके का कंसेप्ट कहीं ना कहीं देखते हैं कि राजा को ईश्वर के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता था, क्योंकि उस समय राजा एक सर्वोच्च होता था और राजा को बोला जाता था मध्यकाल में, क्योंकि धर्म का अपना बोलबाला था। तो मध्यकाल में इस तरीके का कंसेप्ट था कि भाई राजा को ईश्वर ने हम पे राज करने के लिए भेजा है और राजा जो बोलेगा हमें वो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से राजा के संदर्भ में ये जो धारणा थी, ये धारणा कहीं ना कहीं बिल ऑफ राइट्स के द्वारा खारिज करते हुए हमें प्रतीत होती है 1679 ईस्वी में। तीसरा जो इसका मुख्य सिद्धांत था बिल ऑफ राइट्स का, वो था कि न्यायालय की स्वतंत्रता विवाद का विषय नहीं होनी चाहिए। यानी ये बिल ऑफ राइट्स कहीं ना कहीं न्यायालय की स्वतंत्रता की बात भी करता है और न्यायालय की स्वतंत्रता के संदर्भ में ये बोलता है कि न्यायालय इतने स्वतंत्र होने चाहिए कि वो जो डिसीजन देते हैं वो विवाद के विषय नहीं होने चाहिए, उनको पूरी आजादी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं बिल ऑफ राइट्स हमें इन सिद्धांतों को परिलक्षित करता हुआ प्रतीत होता है 1679 ईस्वी में। इसके बाद हम जिक्र करते हैं तुम्हारा अमेरिकी स्वतंत्रता और फ्रांसीसी क्रांति की। तो फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता का हम जिक्र करते हैं 1776 ईस्वी में। तो अमेरिकी जो स्वतंत्रता होती है, अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कब होती है? 1776 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्र कैसे होता है? क्योंकि यूरोप के जो बहुत सारे ज्यादा लोग थे जिन पे अत्याचार किया गया था, क्योंकि यूरोप में उस समय क्या था, गुलामी प्रथा होती थी और गुलामी प्रथा होने के साथ साथ वहां पे लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। तो यूरोप के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अमेरिका को प्रवास करते हैं और अमेरिका में वो लोग क्या करते हैं, बसते हैं। जब अमेरिका में वो लोग बसते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक ही प्रकार के दर से पीड़ित होते हैं और इस प्रकार से वहां पे भी क्या होती है, डेमोक्रेटिक तरीके से क्या होती है, अपनी स्वतंत्रता की वो मांग करते हैं और 1776 में अमेरिका क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता और फ्रांसीसी क्रांति जो आपकी 1779 में होती है, इन दोनों गतिविधियों के परिणाम स्वरूप या इन दोनों प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं ये जो अमेरिका स्वतंत्रता होती है, फ्रांस में क्रांति होती है, इन अमेरिकी स्वतंत्रता और फ्रांसीसी क्रांति ने क्या की, विशेष वर्गों के जो विशेष अधिकार थे इसके संदर्भ में उनको चुनौती प्रस्तुत की और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, व्यक्ति की स्वतंत्रता और वह समानता का जन्म से मानने के संदर्भ में उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया। जब गौरवमय क्रांति होती है तो गौरवमय क्रांति के परिणाम स्वरूप भी रूसो इस प्रकार का कंसेप्ट देते हैं कि भाई कहीं ना कहीं क्या है, व्यक्ति जन्म से समान है, सभी लोग जन्म से समान है, स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति के दौरान दिया जाता है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व कौन करते हैं, वॉल्टियर और रूसो जैसे विचारक करते हैं। और रूसो जैसे विचारक कहीं ना कहीं समानता की बात करते हैं या स्वतंत्रता के इस प्रकार के विचार की बात करते हैं। तो इन क्रांतियों के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता और वो समानता के सिद्धांत को एक सैद्धांतिक आधार मिला, एक बल मिला। धीरे धीरे जब इस प्रकार का कंसेप्ट इन दोनों क्रांतियों का आया तो उसके बाद जो जनता जनार्दन था, जिनको अभी तक बहुत ज्यादा विवेक शून्य समझा जाता था, साथ ही साथ इनको माना जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ जो इनसे राजा हुकुम करता है वो सिर्फ और सिर्फ आज्ञाई मानते हैं, आज्ञाकारी हैं, इनकी जो छवि बनी हुई थी अभी तक वो छवि अब टूटने लगी और इनको अब किस संदर्भ में देखा जाने लगा कि ये अब आने वाले समय में राजनेताओं को चुनेंगे और उन पे निगरानी करेंगे। तो इस तरीके से अमेरिकी स्वतंत्रता और फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप पहली बार जो जनता जनार्दन है उसको जनता जनार्दन की पदवी मिली और उसको कहीं ना कहीं राजनेताओं के चयन और उन पे निगरानी करने वाले नियंत्रणकर्ता के रूप में उनको एक नई पहचान मिली। तो इस तरीके से हमें जनता जनार्दन का जो स्वरूप है वो देखने को मिलता है इन अमेरिकी स्वतंत्रता और फ्रांसीसी क्रांति की बात। अब हम बात करते हैं 1806 ईस्वी से 1809 ईस्वी में। तो इसमें क्या होता है कि पर्शिया जर्मनी में संवैधानिक सरकार बनती है, साथ ही साथ 1967 में कनाडा में भी एक नया संविधान बनता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 1806 और 1809 में पर्शिया में क्या होती है, संवैधानिक कुछ सुधार होते हैं, यानी इसी दिशा में कुछ संवैधानिक सुधार होते हैं अधिकारों को लेकर के और कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के। उसके बाद
पर्शिया जर्मनी में संवैधानिक सुधारों के बाद 1867 में कनाडा में एक नया संविधान बनता है। अब कनाडा में नया संविधान बना, इसके बाद अभी भी लोकतंत्र कहीं ना कहीं पूरी तरीके से व्यवहारिक तरीके से हमें उस छवि में दिखाई नहीं देता है। तो यानी यहां तक अभी कहीं ना कहीं लोकतंत्र का एक वो व्यवहारिक स्वरूप हमें देखने को नहीं मिलता है जो लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप हम वर्तमान में देखते हैं। ये लोकतंत्र के संदर्भ में एक विकासात्मक यात्रा थी लोकतंत्र की, जो विभिन्न चरणों से गुजर रही थी। अभी भी लोकतंत्र अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं पा सका था। तो इसमें हम जिक्र करते हैं कि लोकतंत्र का जो सबसे पहले सर्वप्रथम प्रादुर्भाव है व्यवहारिक तरीके से, वो 19वीं सदी के दौरान हमें पश्चिम के जगत में देखने को मिलता है। और पश्चिम में बहुत सारे देश, जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों में कहीं ना कहीं मताधिकार और मताधिकारों का विस्तार की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। हमने देखा कि यहाँ पे लोकतंत्र, गौरवमय क्रांति का हमने जिक्र किया कि भाई वहां पे संसदात्मक सरकार का प्रादुर्भाव हुआ गौरवमय क्रांति के बाद। फिर भी हमने देखा कि बहुत सारे चेंजेस हुए। अमेरिकी स्वतंत्रता हुई 1776 ईस्वी में, फिर फ्रांसीसी क्रांति हुई तुम्हारी 1779 में। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही अमेरिका ने भी अपना संविधान लागू किया, और फ्रांसीसी क्रांति के बाद अमेरिका ने 2 वर्षों बाद अपना संविधान में कुछ संवैधानिक संशोधन किए और वहां पे समानता जैसे अधिकार व्यक्तियों को प्रोवाइड किए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि भाई अमेरिकी स्वतंत्रता और फ्रांसीसी क्रांति की। तो इस अवसर पे कहीं ना कहीं हमने क्या किया, विशेष अधिकारों को चुनौती देने की बात यहाँ पे की गई और बोला गया कि भाई अभी तक जो विशेष अधिकार मिल रहे हैं निरंकुश राजाओं को, इनको खत्म करना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हमने देखा लोकतंत्र का जो स्वरूप आगे, वो सन 1806 में हमें कहीं ना कहीं पर्शिया जर्मनी में संवैधानिक सुधार हमें देखने को मिले लोकतंत्र की दिशा में। साथ ही साथ 1867 में कनाडा में एक नया संविधान बना। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं या संविधान का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्थाओं में हमें देखने को मिला। हमने पर्शिया का जिक्र किया और कनाडा का जिक्र किया। उसके बाद हम लोकतंत्र के व्यवहारिक स्वरूप में आगे और बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई 18वीं शताब्दी में कहीं ना कहीं लोकतंत्र अपनाया जाने लगा, लेकिन लोकतंत्र का जो व्यवहारिक जो धरातल है उसकी शुरुआत हमें 19वीं सदी के दौरान देखने को मिलती है पश्चिम में। अब 19वीं सदी के दौरान किन किन देशों में देखने को मिलती है, तो हमने इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस का जिक्र किया। इनमें क्या होता है कि अभी तक जो मताधिकार थे नागरिकों के, उन मताधिकारों के बारे में कहीं ना कहीं अभी तक हमारे जो आगे वाले जो कंसेप्ट हैं, जो संविधान की जो बात की गई है, चाहे कनाडा हो चाहे पर्शिया हो, या कहीं ना कहीं गौरवमय क्रांति में हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करी थी इंग्लैंड में सर्वप्रथम, तो यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं मताधिकार की बात कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद 19वीं शताब्दी में आकर के बहुत सारे देश हैं जो पश्चिम के, वो मताधिकार की व्यवस्था करते हैं और वयस्क मताधिकार का विस्तार करते हैं। लेकिन वयस्क मताधिकार के विस्तार करने के बाद भी फिर भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र हमें पूरी तरीके से विकसित अवस्था में नहीं देखने को मिलता है। वयस्क मताधिकार तो मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पुरुष प्रधान समाज को ही मिलता है, जिसमें हमने जिक्र किया अमेरिका में मताधिकार की शुरुआत होती है 1820 से 30 के दशक में। फ्रांस में हमने जिक्र किया था 1848 से हमने जिक्र किया था फ्रांस का कि भाई यहाँ पे मताधिकार की व्यवस्था होती है। उसके बाद हमने बात की थी ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में 1868 में हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे संसदीय शासन तो लागू हुआ था, लेकिन 1867 में यानी 1867 में बहुसंख्यक पुरुषों को मताधिकार ही प्रदान मिले। कहने का मतलब यह कि इंग्लैंड में जो मताधिकार मिले वो 1867 में ही मिले। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हमने देखा कि भाई पश्चिम के देशों में जो मताधिकार की व्यवस्था की गई या विस्तार किया गया, उसमें फिर सिर्फ और सिर्फ पुरुष प्रधान समाज को ही मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद स्त्रियों के लिए मताधिकार की व्यवस्था की जो शुरुआत है 20वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। और सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका 1919 में महिलाओं के मताधिकार की व्यवस्था करता है। उसके बाद इंग्लैंड दूसरे नंबर पे 1928 में महिलाओं के लिए मताधिकार की व्यवस्था अपने संविधान में करता है। उसके बाद स्विट्जरलैंड 1971 में कहीं ना कहीं महिलाओं की मताधिकार की व्यवस्था करता है। यहां से क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा आपका। और 20वीं शताब्दी में आकर के लोकतंत्र कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हमें विकसित अवस्था में देख करके देखने को मिलता है, और व्यवहारिक धरा पर जो लोकतंत्र के बीज हैं वो 20वीं शताब्दी में हमें पूरी तरीके से खुल करके देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जब 20वीं शताब्दी में महिलाओं को मताधिकार पूरी तरीके से मिलते हैं पुरुषों के समान ही। और उसके बाद 20वीं शताब्दी के लास्ट में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो एशिया लैटिन अमेरिकी जो देश थे जहां पे उपनिवेशवाद अपने चरम पे था,
उपनिवेशवाद की समाप्ति होती है, और उपनिवेशवाद की समाप्ति होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे देशों में क्या होती है, लोकतांत्रिक संस्थाएं अपनाई जाती हैं, यानी लोकतंत्र अपनाया जाता है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र पूरी तरीके से हमें व्यावहारिक धरातल पे देखने को मिलता है।